जय हिंद साथियों। चरखारी क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है गोलमेज सम्मेलन। तो हम चर्चा करेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन 12 नवंबर 1930 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का स्थान था सेंट जेम्स पैलेस, लंदन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था तथा इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने की थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कुल प्रतिनिधियों की संख्या 89 थी, 89 थी। तो विस्तार पूर्वक समझ लेंगे हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन को। 27 मई 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया था। कांग्रेस के प्रमुख नेता उस समय जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में गोलमेज सम्मेलन को बुलाया। इस सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जैसे उसके कुछ प्रमुख प्रतिनिधि थे: तेज बहादुर सप्रू, आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार संपूर्ण सिंह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा 16 रियासतों के शासक। इन सभी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। परंतु गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। 12 नवंबर 1930 को ब्रिटिश सम्राट ने सम्मेलन का उद्घाटन किया और ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड ने उसका सभापतित्व किया। अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में क्या क्या बातें रखी गई उनको हम विस्तार पूर्वक समझ लेंगे। जिसका पहला बिंदु था भारतीय नरेशों ने अखिल भारतीय संघ की स्थापना के लिए ब्रिटिश भारत में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा था। मुस्लिम प्रतिनिधियों ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग रखी थी तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग रखी थी। तो ब्रिटिश सरकार अखिल भारतीय संघ का निर्माण करने, प्रदेशों में पूर्ण उत्तरदायी शासन तथा केंद्र में द्वैत शासन के लिए सहमत हो गई थी। इसके पश्चात जनवरी 1931 में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने कहा कि कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन की कार्यवाही को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो निर्णय लिए गए उन कार्यवाहियों को मानने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं थी। इसके पश्चात लॉर्ड इरविन काफी निराश हुए। लॉर्ड इरविन ने भारत का माहौल बदलने के लिए 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। गांधी जी उस समय जेल में थे क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गांधी जी को 1930 में जेल में बंद कर दिया गया था। उस वातावरण को बदलने के लिए लॉर्ड इरविन ने 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। अंग्रेजों ने सोचा था कि गांधी जी को अगर जेल से रिहा कर देंगे तो कुछ सौहार्दपूर्ण वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। इसके पश्चात तेज प्रताप सप्रू एवं जयकर के प्रयासों से गांधी जी एवं लॉर्ड इरविन के मध्य दिल्ली में एक वार्ता आरंभ हुई। अंततः एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिसे हम गांधी इरविन समझौते के नाम से जानते हैं। अब हम चर्चा करेंगे गांधी इरविन समझौते पर। अब हम गांधी इरविन समझौते को विस्तार पूर्वक समझेंगे। गांधी इरविन समझौते को हम दिल्ली समझौता भी कहते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को दिल्ली में हुआ था। यह समझौता महात्मा गांधी एवं गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ था। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब बढ़ते हैं किन बिंदुओं पर चर्चा हुई थी। तो महात्मा गांधी ने कौन कौन सी मांगे रखी थी इस समझौते में और वायसराय इरविन ने किन किन बातों को माना था, इस पर हम चर्चा कर लेंगे कि लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी की किन मांगों को स्वीकार किया था। तो पहली मांग जो स्वीकार की थी लॉर्ड इरविन ने कि जिन राजनीतिक बंदियों पर हिंसा के आरोप हैं छोड़कर शेष को रिहा कर दिया जाएगा। तो लॉर्ड इरविन ने इस बात को माना। लॉर्ड इरविन ने केवल यही बात स्वीकार की थी कि जो बंदी हिंसा के आरोप के हैं उनको छोड़कर शेष को रिहा कर दिया जाएगा। तथा लॉर्ड इरविन ने एक और चीज मानी थी कि भारतीय समुद्र के किनारे भारतीय नमक को बना सकते हैं। तो भारतीय जो है समुद्र के किनारे नमक बना सकते हैं। तीसरा बिंदु, भारतीय लोग शराब व विदेशी वस्त्रों की दुकान पर कानून की सीमा के भीतर धरना दे सकते हैं। तथा सरकारी नौकरी से जिन भारतीयों ने त्यागपत्र दे दिया था सरकार उनको वापस लेने में उदारता दिखाएगी। तो ये थी लॉर्ड इरविन ने जो गांधी जी की मांगे थी। इन मांगों को लॉर्ड इरविन ने स्वीकार किया था। अब हम चर्चा कर लेंगे कि लॉर्ड इरविन ने जो मांगे रखी थी वो गांधी जी ने किन बातों को स्वीकार किया था। लॉर्ड इरविन ने मांगा था महात्मा गांधी से कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर देंगे। तो महात्मा गांधी ने इस बात को स्वीकार कर लिया था और लॉर्ड इरविन समझौते के तहत महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था।
दूसरा बिंदु था कांग्रेस निकट भविष्य में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। लॉर्ड इरविन समझौता में कांग्रेस ने इस बात को भी माना कि कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेगी। तथा तीसरा बिंदु था कि कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी, तो इस बात को भी स्वीकार किया महात्मा गांधी ने। चौथा बिंदु, गांधी जी पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियों के बारे में जांच की मांग नहीं करेंगे, तो इस बात को भी गांधी जी ने माना था। तो इन बिंदुओं पर समझौता हुआ, इन बिंदुओं पर हस्ताक्षर हुए महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य। गांधी इरविन समझौते का कांग्रेस नेताओं ने बहुमत से स्वागत किया, परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने यह कहकर इस समझौते की आलोचना की कि गांधी जी ने पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को बिना ध्यान में रखे ही इस समझौते को कर लिया है। युवा कांग्रेसी इस समझौते से इसलिए असंतुष्ट थे क्योंकि गांधी जी ने 3 क्रांतिकारियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी के फंदे से नहीं बचा सके थे। इन तीनों को 23 मार्च 1931 को लाहौर में फांसी पर लटका दिया गया था। इसलिए युवा कांग्रेसी इस समझौते से दुखी थे। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन मार्च 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची में हुआ था। इस अधिवेशन में युवा कांग्रेसियों ने गांधी जी को काले झंडे दिखाए तथा सभी युवाओं ने गांधी जी को काले झंडे दिखाए। कराची अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के साथ गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार करते हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत किया गया तथा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने भाग लिया। अब बढ़ते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन की ओर। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से प्रारंभ हुआ था। इसका स्थान था सेंट जेम्स पैलेस लंदन में। इन बिंदुओं को पढ़ लेंगे। 7 सितंबर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ। गांधी जी SS राजपुताना नामक जहाज से 12 सितंबर को इंग्लैंड पहुंचे थे। महात्मा गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कुल 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जहां पहले गोलमेज सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, वहीं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कुल 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस कार्य समिति की ओर से सरोजनी नायडू ने भी इसमें भाग लिया था। इनके साथ एनी बेसेंट भी थी। इन्होंने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। मदन मोहन मालवीय राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। हिंदू बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों ने केवल एक उत्तरदायी सरकार की मांग की थी, किंतु मोहम्मद अली जिन्ना तथा आगा खान ने इसका विरोध किया तथा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी, परंतु गांधी जी ने इस मांग का विरोध किया था। गांधी जी ने अनुसूचित जातियों को हिंदू समाज का एक अभिन्न अंग बताया था। इसके पश्चात अब मुसलमान, दलित, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन तथा यूरोपियन भी अलग निर्वाचन मंडल की मांग करने लगे। अतः 1 दिसंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बिना किसी ठोस निर्णय के समाप्त हो गया। 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी भारत वापस पहुंचने पर गांधी जी का जोरदार स्वागत हुआ, परंतु गांधी जी ने संबोधन में कहा कि मैं खाली हाथ लौटा हूं। भारत वापस लौटने के बाद गांधी इरविन समझौते के बाद जो सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद किया गया था, गांधी जी ने उस सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः प्रारंभ कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन की ओर। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को लंदन में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में कुल 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन में 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में ऐसे लोगों को शामिल नहीं किया गया था जिनसे सरकार को विरोध करने की संभावना थी। 24 दिसंबर 1932 को सम्मेलन की समाप्ति के बाद एक श्वेत पत्र जारी किया गया था। श्वेत पत्र पर विचार करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद की एक संयुक्त समिति गठित की गई। इस समिति ने 22 नवंबर 1934 को अपनी रिपोर्ट पेश की। ब्रिटिश सम्राट की सहमति मिलने के बाद यह विधेयक भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से विख्यात हुआ।